హాయ్ గైస్, ఇదైతే నా థర్డ్ సెషన్. సీసైడ్ క్లాస్ చేస్తున్నాను. लेकिन अभी इसमें एक और कंसेप्ट है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो कहीं जाएगा नहीं, तो अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करना चाहे तो उसके भी दो केस बन सकते हैं। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएं, ऑब्वियसली एक ट्रेन की स्पीड ज्यादा और एक ट्रेन की स्पीड कम होनी चाहिए। तो जैसे ही पार करना चाहती तो रियलिटी में उसे इस सामने वाले ट्रेन की लंबाई तो पार करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी लंबाई को भी निकालना पड़ेगा। मतलब उसे टोटल कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, L1 प्लस। पर क्या विपरीत दिशा में जब वो चलेंगे तो ये इधर चल रही है, ये इधर जा रही है, क्या अभी भी L1 प्लस L2? क्योंकि अभी भी तो उसको ये लंबाई पूरी पार करनी पड़ेगी, प्लस अपनी लंबाई के बराबर की आगे दूरी, तभी तो पार मानी जाएगी। मतलब वो एक ही दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, हमेशा उसे कितनी दूरी तय करनी है, L1 प्लस L2। तब हम रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग फार्मूले में चेंज करेंगे, बाकी मेन फार्मूला तो होगा L1 प्लस L2 बाय रिलेटिव स्पीड। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस S1 माइनस S2। क्यों? सेम डायरेक्शन। और अगर वो अपोजिट में है तो L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस। मतलब इतना जरूर याद रखिएगा कि लंबाई दोनों ही सिचुएशन में एक दूसरे को, दोनों की लंबाई तो पार करनी ही पड़ेगी। पहला तो बेसिक सवाल दे रहा हूं जो पूरा फार्मूला बेस्ड होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जिसमें अलग तरीके से सवाल भी पूछे जा सकते हैं। लिखना, टू ट्रेन्स 132 मीटर एंड 108 मीटर इन लेंथ, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 132 मीटर और 108 मीटर है, टू ट्रेन्स 132 मीटर एंड 108 मीटर इन लेंथ आर रनिंग टुवर्ड ईच अदर ऑन पैरेलल लाइन। दो ट्रेनें जिनकी लंबाइयां क्रमशः 132 मीटर और 108 मीटर हैं, एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। वन एट द रेट ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा। वन एट द रेट ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड अदर 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन व्हाट टाइम विल दे बी क्लियर ऑफ ईच अदर, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? वह नहीं, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप? S1 माइनस S2 या S1 प्लस
प्लस S2, L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस S2। पहली लंबाई, दूसरी लंबाई, पहली स्पीड 32, दूसरी, पर दोनों को जोड़कर फिर 5/18। एक एक को मत बदलना, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। 72 इंटू 5/18, यही कैंसिल कर दीजिए इसको। 240/20, 12 सेकंड में वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगे। वैसे मैं बता दूं, टाइम ट्रेन वाले जितने भी सवाल आते हैं उनमें सभी में फार्मूला ही डायरेक्ट आंसर देता है। रेयरली कहीं लॉजिक लगता है। जैसे एक सवाल हमने करवाया था, आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अपने आप को भी देख रहा है प्लेटफॉर्म को, तो बहुत रेयरली बनते हैं। बट अभी एक ऐसा ही सवाल देखिए जिसमें आपको पुनः कुछ लॉजिक यूज करने पड़ेंगे। लिखिएगा दूसरा प्रश्न, टू ट्रेन ऑफ डिफरेंट लेंथ बट विद द सेम स्पीड। दो ट्रेनें जिनकी लंबाइयां अलग अलग लेकिन चाल समान है। टू ट्रेन ऑफ द डिफरेंट लेंथ बट विद द सेम स्पीड पास ए स्टैटिक पोल इन 4 सेकंड एंड 5 सेकंड रिस्पेक्टिवली। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई अलग अलग लेकिन चाल समान है, किसी खंबे को क्रमशः 4 और 5 सेकंड में पार कर लेती हैं। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। When they are moving in, वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। पहला प्रश्न, if they are moving in same direction, और दूसरा प्रश्न, if they are moving in opposite direction। पहला, यदि वे एक ही दिशा में गतिशील हो, और दूसरा, यदि वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो। ना ट्रेन की लंबाई दी है, ना ट्रेन की स्पीड दी है, फिर भी हमसे पूछ रहा है कि दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। उसके भी दो केस, पहला सेम डायरेक्शन हो और जब वो अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन आप बताइए आंसर। लेंथ इक्वल but different speed, only time of passing pole is given। 4 सेकंड और 5 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट लेन बट सेम स्पीड, ये कहा है मैंने। पहला तो आंसर सीधा दिखना चाहिए। आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, मुझे बताओ दो चीजें एक ही डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से जाएगी, कब पार करेगी एक दूसरे को। तो पहले का आंसर तो था आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, अनंत समय के पश्चात, या कभी भी नहीं। अरे ऐसा कभी हो सकता है सेम स्पीड से फिर भी पार कर ले किसी को? हो ही नहीं सकता है। तो पहले में तो आंसर बिल्कुल सीधा था। दूसरे में T is equal to L1 plus L2 by S1 plus S2। मुझे किसी
तरीके से एलोरेस पता चल जाए। उन्होंने दिया है ना, पहली ट्रेन को खंबे में को पार करने में लगने वाला समय, पहली L1 लंबाई, दूसरे को L2 लंबाई को, स्पीड तो वही है, तो L1 की वैल्यू कितनी आ गई और L2 की वैल्यू 5s, ये दिख रहा है, तो रख दीजिए यहां L1 L2 दोनों की स्पीड सेम है, SS रख देंगे, कितना आ गया 9s by 2s, SS कैंसल 4 पॉइंट। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए, लिखा हो कि स्पीड इक्वल है, तो T सेम डायरेक्शन का तो कंफर्म है, अपोजिट डायरेक्शन का T1 plus T2 by 2, बट कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। S1 is equal to S2, तो डायरेक्टली खंबे को पार करने वाले समय को जोड़कर आधा कर दीजिए, 4 और 5 9 का आधा, अगर 4 और 6 होता तो 5 सेकंड। अब मैं इसका उल्टा केस दे रहा हूं, अब आपको उत्तर निकालने, उल्टा केस मतलब इसमें लंबाइयां अलग थी और स्पीड, लेकिन अब मैं स्पीड अलग कर दूंगा और लंबाइयां सेम। ट्राई करिएगा, सेम पैटर्न पर दे रहा हूं, बस कंडीशन पलट दे रहे हैं। A man standing on a railway platform, एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, observe that a train going in one direction take 4 seconds to pass him. Observe that a train going in one direction take 4 seconds to pass him. एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वह पाता है कि एक ट्रेन जो एक दिशा में जा रही है उसे 4 सेकंड में पार करती है। Another train of same length going in opposite direction, एक अन्य ट्रेन जिसकी लंबाई समान है, another train of same length going in opposite direction, अन्य ट्रेन जिसकी लंबाई समान है, विपरीत दिशा में जाती है, and take 5 seconds to pass him, और उस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, और उस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। मतलब एक ट्रेन गई 4 सेकंड में पार कर गई और दूसरी ट्रेन उसको 5 सेकंड में। The time taken in second by 2 trains to cross each other, तब यह दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? तब यह दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी?
नहीं आया, अरे तो आप 4.4 40 बटे 9, बस सेम तरीका है, मैं ट्रिक्स तो दूंगा ही लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो बदलने वाला नहीं है। T is equal to L1 plus L2 by S1 plus S2, इतना सभी को पता है कि इस बार लंबाई क्या है, सेम। पहली ट्रेन को खंबे को पार करने में लगने वाला समय कितना दिया हुआ है, समय पहली ट्रेन 4 सेकंड। लंबाई मैंने L मान ली क्योंकि सेम है, तो स्पीड निकालो इस बार, क्यों? क्योंकि जो अलग है वो निकाला जाए। क्या है? दूसरे की वैल्यू क्या आएगी जिसको 5 सेकंड का समय लगा? आप कहेंगे कि H2 is equal to L by 5। इक्वेशन में रख दीजिए, लंबाई की जगह क्या लिख दीजिए? L by 4, L by 5। बिल्कुल नीचे LCM 20, 5L 4L 20, तो 2L into 20 by 9L 40L बटे 9L, मतलब 4.44 सेकंड। बट फिर ट्रिक्स लिख दे रहा हूं, अगर आपको ये कंफर्म है कि दोनों की लंबाइयां सेम है, तो सेम डायरेक्शन के लिए 2t1 t2 by t1 minus t2 सेम के लिए, और अपोजिट के लिए 2t1 t2 by t1 plus t2। ये बात समझ में आ रही? सेम मतलब अगर दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाएगी तो इस बार स्पीड अलग अलग है, क्रॉस करेगी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को, क्योंकि लंबाइयां सेम है, स्पीड तो अलग अलग और स्पीड अलग, तो क्रॉस करेगी। तो ये ट्रिक्स है, पर ये ट्रिक्स केवल तभी लगेगी जब कंडीशन से हो, लेकिन कंसेप्ट कभी बदलने वाले नहीं। आपने देखा इसके पहले भी हमने इसी पैटर्न से सॉल्व किया, बस क्या चेंज किया मैंने? पिछली बार स्पीड सेम थी तो लंबाई निकाली थी, इस बार लंबाई सेम थी तो स्पीड निकाल दी। भाई जो अलग है वो निकालो ना, ताकि एक ही फॉर्म में सब बदल जाए। आखिरी सवाल, ट्रेन पर आधारित प्रश्न। लिखिएगा, two trains are moving in the same direction at 50 km per hour and 30 km per hour respectively। दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिशील हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिशील है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। The faster train crosses a main in slower train in 18 सेकंड। तेजी से चलने वाली ट्रेन, तेजी से चलने वाली ट्रेन
धीमे ट्रेन में बैठे, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। धीमी गति वाली ट्रेन, दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिशील है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। The faster train crosses a main in slower train in 18 सेकंड। तेजी से चलने वाली ट्रेन, तेजी से चलने वाली ट्रेन धीमे ट्रेन में बैठे, धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन को नहीं क्रॉस कर रही वो, आदमी को। शब्द पर गौर करना। The faster train crosses में in the slower train in 18 सेकंड। तेजी से चलने वाली ट्रेन धीमे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। Find the length of the faster train। तब तेजी से चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब तेजी से चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन चेक करो। 100 मीटर। मुझे बस आप ये बताओ, फार्मूला कौन सा लगाओगे? अरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ही दिशा में जा रहा है, तो भी फार्मूला कौन सा लगेगा? मुझे फार्मूला बताइए टोटल पूरा। नहीं, QL by S1 माइनस S2, Q L1 प्लस L2 क्यों नहीं? यहां पर फार्मूला ही पहचानना बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में तो ये बच्चों ने निकाल दिया। L by S1 माइनस S2, क्योंकि वह तेजी से चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, आदमी को कर रही है। ये वही फार्मूला है जो दौड़ते हुए आदमी को पार करने में लगता था। बस अब यहाँ आदमी दौड़ना नहीं रहा है, बल्कि ट्रेन में बैठा हुआ है। भाई आप उसको ट्रेन में बैठा हुआ मत मानिए, आप मानिए कि वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। कितनी स्पीड से? जितनी ट्रेन की स्पीड है। याद रखिए फार्मूला यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किस लंबाई को पार करेगा? मान लीजिए ट्रेन है जिसमें ये आदमी यहाँ खिड़की से झांक रहा है और ये तेजी से चलने वाली ट्रेन है, तो वह ट्रेन इस ट्रेन की लंबाई को थोड़ी पार करने की बात कर रही है, इस आदमी को। मतलब ये आदमी रियल में किसको पार करेगा? तेजी से चलने वाली ट्रेन की लंबाई को। सेम केस है ये, बस इतना ही है कि आदमी को सीधा दौड़ते हुए ना बताकर ट्रेन में बिठा कर बोल दिया। तो आंसर आना चाहिए था T 18 सेकंड रख दीजिए। लंबाई निकालनी है 50 माइनस 30, 5 बटे
18 इज इक्वल टू 18L, 20 गुना में 5 कैंसल हो जाएगा, L डायरेक्टली आ जाएगा 100 मीटर। इसीलिए बढ़िया सवाल है, क्योंकि शायद ही कई लोग फार्मूले तक भी पहुंच जाए। लोगों को लगेगा 2 ट्रेन आ गई मतलब L1 प्लस L2, जबकि यहाँ पर दूसरी ट्रेन को नहीं, केवल उसमें बैठे हुए आदमी को पार किया जा रहा है। क्लियर है? इसकी भी शीट हमने दी हुई है, जरूर सॉल्व करिएगा ताकि उससे और क्लियरिटी आएगी। आइए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें करना है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। देखो, अनुपात बड़ा सिंपल सा है, A:B, लेकिन समान अनुपात का मतलब होता है जब ऐसे कई सारे रेशियो क्या हो, आपस में बराबर हो। इसके नाम पर गौर करो, समान अनुपात, समानुपात। तो जब कई रेशियो इक्वल होते तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। अभी हम जिसकी बात कर रहे हो पूरी तरह से रेशियो की बात है। वैसे रेशियो पर ही सवाल आते हैं, समानुपात पर हमारे सवाल नहीं आते, पर उसमें 2 कंसेप्ट बेसिक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहला तो अनुपात सभी को समझ में आता है, जैसे 3:5 मतलब 8 का 3 हिस्सा पहले को और 8 का 5 हिस्सा। 8 कहां से आया? दोनों का। ABC 1:2:3 मतलब A का हिस्सा 1/6, B का हिस्सा 2/6 और C का हिस्सा। शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए। यहां कभी A को 1 नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि A1 केवल उसी कंडीशन में है जब B 2। अगर B 4 हो गया तो A 2 हो जाएगा। इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप वर्ड क्या यूज करेंगे, 1/6, 2/6, 3/6। फिर आपको कुछ भी आ जाए हम उसका 1/6, 2/6, 3/6 निकाल सकते। क्लियर है ये बात? आइए पहले टाइप पर, पहले छोटे छोटे टाइप को देख लेते हैं। ऐसे सवाल पीसीएस में आते हैं, यूपीएससी ने तो कभी पूछे नहीं, लेकिन पीसीएस में कई बार आए हैं। इसको कहते हैं अनुपातों को एक साथ करना। आइए देखिएगा, इसमें मैं हल कर रहा हूं, सीखने पर ध्यान दीजिएगा। 2 मेथड बता दूं, पहले किताबी और फिर दूसरी मेरी मेथड। किताबें कहती है कि भाई दोनों में कॉमन कौन है, B। तो दोनों में B का कॉमन मल्टीप्लाई कराओ। 4 और 3 का एलसीएम 12। तो यहां पर 12 लाने के लिए और यहां 12 लाने के लिए तो ये हो जाएगा 8, 12 और फिर ये हो जाएगा 12। तो जब ये 8 होता है तो ये 12 होता है, और जब ये 12 होता है तो ये, मतलब अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8:12:2। अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो भी आपको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, पर अभी वो हो नहीं सकता। सिंप्लीफाई तभी होगा जब तीनों एक ही नंबर से डिवाइड। ये किताबी तरीका है, हमारे तरीके पर गौर करिए। दोनों में कॉमन कौन है भाई? B। बस नीचे वाले B को लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई और आखिरी के दोनों का मल्टीप्लाई। 4 2 8, 4 3 12, आखिरी का मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? देखना फिर से, A:B 3:5 है, B:6
12, 20, फिर से A is to B, 2 is to 3, B is to C, 4 is to 1, C is to D, 3 is to 5. चार दो आठ, चार, बस नीचे वाले बी को लीजिए, करिए। दोनों में कॉमन कौन है भाई? बी। बस नीचे वाले बी को लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई और आखिरी के दोनों का मल्टीप्लाई। चार दो आठ, चार तीन 12, आखिरी का मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? देखना फिर से, A is to B, 3 is to 5 है, B is to C, 4 is to 3 है। बारह, 20, फिर से A is to B, 2 is to 3, B is to C, 4 is to 1, C is to D, 3 is to 5. हाँ बिल्कुल वैसे A is to B is to C is to D, लेकिन पहले आपको निकालना पड़ेगा ABC, फिर ABCD तक जाओगे आप। तो सबसे पहले आप क्या करिए, A is to B, B is to C, कितना हो गया? 8, 12, 3। कोई दिक्कत यहां तक में? ये क्या निकाला हमने? अब C is to D कितना है? और यहां तो किस्मत ही है, दोनों का C क्या निकल गया है? सेम है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब C 3 होता है तो D 5 होता है, फिर तो डायरेक्टली आ गया। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, देख लीजिए मैं दिखा देता हूं। 8 गुना में 3, 24, 36, 9, सभी 3 से डिवाइड हो रहे हैं। आप जैसा पैटर्न था उससे भी कर सकते थे जो हमने सीखा था। नया सवाल लेते क्योंकि इसमें इतना इजी हो गया, इसलिए शायद चैलेंजिंग आ रहा है। एक और ट्राई करते हैं। A is to B, 2 is to 3, B is to C, 4 is to 3, C is to D, 5 is to 1. A is to B is to C is to D. अरे 4 है ना, 8 अनुपात 12 अनुपात 9 अनुपात 3।
आइए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? A is to B is to C कितना आया? 8, 12 और 9। ये क्लियर हुआ सभी को? C is to D हमारे पास है 5 to 1, तो जो कॉमन है उसका सब में मल्टीप्लाई। 40, 60, 45। क्या चारों नंबर किसी एक से कट पा रहे हैं? आंसर आएगा 40, 60, 45, 9। कैसे गलत हुआ था? पिछले वाले में तो किस्मत है कि सेम ही आ गया, दोनों में तो उत्तर डायरेक्ट निकाल दिया मैंने। हाँ, पूरा सभी को का सभी तभी कटेंगे जब एक ही नंबर से सभी डिवाइड हो। अब आप कहेंगे सर ये 3 डिवाइड हो रहे हैं, 3 से तो नहीं कर सकते। हाँ, इधर देखो C और D को इसमें जोड़ना है, तो जो कॉमन है उसका सभी में मल्टीप्लाई। C कॉमन था तो 5 का मल्टीप्लाई सभी में, और लास्ट के दोनों का मल्टीप्लाई। अभी इसी में अगर मान लो D और E जोड़ना होता 2:1, तो पहले 80, 120, 90, 18। अगर इसमें अभी और भी, अब यहां एक और चीज, स्मार्ट एग्जामिनर हुआ तो हो सकता है ABCD ना पूछे, बल्कि पूछे A to D बताइए, तो भी A to D केवल तभी कोई बता सकता है जब उसने ABCD निकाला होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते सर, बड़ा इजी है, ये तो D1 हो गया 2:1। मेरी बात समझ में आ रही है? स्मार्ट एग्जामिनर तो पूछ सकता है B to D, तो भी हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास ABCD चारों का होगा। तो हो सकता है कि चारों पूछ ले, हो सकता है कोई 2 पूछ ले, पर ये यूपीएससी में नहीं आते, ये मोस्टली सवाल पसंद करता है पीसीएस वाला। कोई भी पीसीएस वाले हो जाएंगे टाइप 1 या और प्रैक्टिस। इसमें ये भी आता है, जैसे यहां देख लीजिए 2/3, 4/5, 4/3, 3/4। तो पूछ सकता है कि A to B to C, तो भी पैटर्न नहीं बदलेगा, तरीका नहीं बदलेगा। दोनों में कॉमन कौन है? क्या सिखाया था? तो 2/3 गुना में 4/3 अनुपात, 4/5 गुना में 3/4 अनुपात, सॉरी 4/5 गुना में 4/3, दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना। और फिर 4/5 गुना में 3/4, B का मल्टीप्लाई, B का मल्टीप्लाई, और आखिरी के दोनों का मल्टीप्लाई। फिर 8/9, 16/15, 3/5। ठीक है? अगर एग्जामिनर ने ऐसा आंसर दिया तो बढ़िया, पर उसने कहा नहीं, मुझे तो इस फॉर्म में बताओ केवल A अनुपात B अनुपात C, मतलब कोई अपॉन में नहीं आना चाहिए, तो नीचे का एलसीएम ले लो। नीचे का एलसीएम 45, 45, सभी में नीचे का एलसीएम लेकर सभी में उस एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9। 40 अनुपात 48 अनुपात 27। तो A to B to C 40 to 48 to
क्या ये सवाल समझ में आया है? बस नया क्या सीखा हमने इसमें, अगर नीचे को खत्म करना है तो नीचे का एलसीएम लेकर सब में मल्टीप्लाई कर हो जाएंगे। अब इसमें टाइप 1 के सवाल लिखिए। टाइप 2, what is the ratio of A is to B is to C? हो जाएंगे। अब इसमें टाइप 1 के सवाल लिखिए। टाइप 2, के सवाल लिखिए। नीचे को खत्म करना है तो नीचे का एलसीएम लेकर सब में मल्टीप्लाई कर हो जाएंगे। अब इसमें टाइप 1 के सवाल लिखिए। टाइप